इराक के मोसुल शहर से अगवा 40 भारतीयों की रिहाई के लिए सरकार हरकत में आ गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद हालात पर नजर रखे हैं। उन्होंने अगवा भारतीयों के घर वालों को दिलासा दिया है कि भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक तो तभी होगा जब इराक में सुन्नी विद्रोहियों के बीच फंसे 100 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटेंगे। बारूदी धमाकों और गोलियों की बौछार के बीच इराक में फंसे हैं करीब 100 हिंदुस्तानी। इन्हीं में पंजाब के वो 40 नौजवान भी हैं जिन्हें इराक के मोसुल शहर में सुन्नी विद्रोहियों ने अगवा कर लिया। 15 जून की शाम से ही पंजाब के 40 घरों में मुर्दनी छाई हुई है। अगवा नौजवानों के घर वालों को हर पल एक ही डर सता रहा है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। फोन आए नूं 5 दिन हो गए अज। क्या बात हुई? बस उस दिन यही बात हुई सी भाई बच्चों का ख्याल अनहोनी न हो जाए। फोन आए नूं 5 दिन हो गए अज। क्या बात हुई? बस उस दिन यही बात हुई सी भाई बच्चों का ख्याल रखना। संडे लास्ट टाइम हमारी बात हुई है, तब भी उन्होंने यही बोला था कि फिलहाल तो हम ठीक है, लेकिन हमारे लिए कुछ करो क्योंकि हमारे पास ना तो पासपोर्ट है ना वीजा है, हम कहीं से निकल नहीं सकते। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? इराक में अगवा लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संपर्क में हैं और विदेश मंत्री भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए जो कुछ सेंट्रल सरकार कर सकती है वो कर। लेकिन अगवा नौजवानों के घर वालों को दिलासा देने के अलावा फिलहाल किसी के पास कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय ये तो बता रहा है कि अगवा लोगों की लोकेशन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन सभी 40 नौजवान सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive. No safety in captivity. उधर इराक में सुन्नी विद्रोहियों की खूंखार करतूतों की जो खबरें आ रही हैं, वो लोगों को डराने के लिए काफी हैं। कुछ एरिया में ये लोग अब टुकड़ियां बना के मारना शुरू कर दिया, जैसे हमने देखा बगदाद से जाते में कि ये बगदाद में भी रोडों पे और गाड़ियों में टैक्सियों में बैठ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। इराक के कई शहरों पर कब्जा कर चुके सुन्नी विद्रोही अब राजधानी बगदाद पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में जो भारतीय इराक में सुन्नी विद्रोहियों के इलाकों में फंस गए हैं, उनके घर वाले सरकार और ऊपर वाले से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जैसे भी हो बचा लो। पता नहीं मेरे पापा कैसे, हमें वहाँ खाना भी खाए, हम फोन लगा रहे तो कुछ संपर्क नहीं हो रहा। आपकी कब बात हुई थी उनसे? सर काफी दिन हो गए, बस हाल चाल ही पूछा था, घर की फैमिली के बारे में पूछा था बस। परसों भी उसका फोन आया था तो हमारी उसकी बातचीत हुई। वो सभी कुशल से हों और कुशल से सही वापस बुलाए हमारी हुकूमत। फिलहाल जो लोग इराक में बुरी तरह फंसे हैं, उनमें हरियाणा के 20 नौजवान और केरल की 46 नर्सें भी शामिल हैं। सरकार पर चौतरफा दबाव है कि इराक में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित अपने मुल्क वापस लाया जाए। We have to protect our citizens, and if we are going to be a global power, we have to show that we'll protect Indians in any part of the world. हम लोग चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय 24 घंटे के अंदर अंदर ये आश्वासन हमें दे कि जिन लोगों का किडनैप हुआ है पंजाब से वो सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इराक में पूर्व राजदूत रहे सुरेश रेड्डी को अगवा नौजवानों को छुड़ाने के अभियान पर बगदाद भेज दिया है,
जानकार मानते हैं कि सुरेश रेड्डी के पुराने संपर्कों के जरिए सुन्नी विद्रोहियों से बातचीत का माध्यम ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बंधकों की रिहाई में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सरकार बात करे तो किससे। जिस संगठन ISIS पर भारतीयों को अगवा करने का शक है, उसने अब तक ना तो कोई डिमांड रखी है और न ही अपनी मंशा बताई है कि भारतीय नागरिकों को अगवा क्यों किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इराक में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना को तैयार रहने को कहा गया है। चूंकि सड़कों पर विद्रोहियों के हमले का खतरा है, लिहाजा ये सोचा जा रहा है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों या विमानों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय फिलहाल इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एरबिल का एयरपोर्ट खुला है, बगदाद का एयरपोर्ट खुला है। इसी तरह जैसे कि अभी हमारे जो डिप्लोमेट है मिस्टर सुरेश रेड्डी वहां पहुंचे हैं आज सवेरे, और अगर कोई भारतीय को जाने की वापस आने का कोई मुश्किलें हैं तो हम बिल्कुल मदद करने में तैयार हैं। जानकार मानते हैं कि इराक में गृह युद्ध भयानक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इराक, खासकर उत्तरी इराक में फंसे भारतीयों की जान खतरे में है। सरकार इस खतरे से वाकिफ है, लेकिन सवाल यही है कि सरकार करे तो क्या। इराक की सरकार तो विद्रोहियों के आगे अपनी बेबसी और लाचारी जाहिर कर चुकी है और विद्रोहियों ने अब तक भारतीय दूतावास या फिर भारत सरकार से संपर्क नहीं साधा है। अब सरकार की सारी उम्मीदें अपने दूतावास और विशेष दूत सुरेश रेड्डी पर टिकी हैं कि शायद उनकी कोशिशों से कोई रास्ता खुले और इराक में अगवा भारतीयों की सकुशल वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज हम ये कहने नहीं जा रहे कि सरकार की गलती है या फिर किसी और की। आज हम इस पर बहस नहीं करने जा रहे कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाए थे वो गलत हैं या सही। हम ये बहस करने जा रहे हैं कि आखिरकार इन भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित कैसे हो, किस तरह से ये इस आपदा से, इस त्रासदी से बाहर निकले और सुरक्षित अपने घर लौटे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन साहब मौजूद है, हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ तमाम वो परिवार मौजूद हैं जो अमृतसर से आज आए हैं और इन्होंने मुलाकात की है सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं उनसे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अब से कुछ ही दिनों पहले इराक से यहां पर वापस लौटे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुशांत सरीन साहब के पास चलूंगा। सुशांत सरीन साहब, सुन्नी विद्रोहियों ने अभी तक भारतीय दूतावास से कोई संपर्क नहीं किया है, भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ भारत सरकार ने इतना कहा है कि लोकेशन का पता लग गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से बताएंगे नहीं। वाजिब बात भी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिकेट करता है कि अभी तक दोनों के बीच कम्युनिकेशन का चैनल ओपन नहीं हो पाया है? देखिए, शायद कम्युनिकेशन का चैनल ओपन हो भी गया हो तो मेरे ख्याल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सरकार बोल ना रही हो। और मेरा सिर्फ एक कॉशन होगा मीडिया को कि हम जिस तरह से एक तरह का एक हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं, और मैं आपको 1999 में लेके जाऊंगा जबकि एक हमारा जहाज अगवा हुआ था, हाईजैक हुआ था और कंदहार लेके गया, और फिर मीडिया में उसको इस तरह से उछाला गया और सड़कों पे लोग आके छातियां पीटनी शुरू कर दी और सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बना कि उसके बाद हमारे को 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े और उसके एवज में पता नहीं हमने कितनी अपनी सैनिकों की और सिविलियंस की जानें गंवाई। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा हमारे को भी इस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, इनकी जानें बचाना सरकार का फर्ज है, लेकिन मेरे ख्याल मीडिया का भी एक फर्ज है कि एक हिस्टीरिया ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि अगर ये हिस्टीरिया क्रिएट हुआ तो शायद फिर इस तरह की डिमांड्स रखी जा सकती हैं जो सरकार के लिए पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल अगर सरकार कोई संपर्क, लेकिन सरीन साहब, अगर एक अमेरिकन सिटीजन वहां पर बंधक होता तो पूरा अमेरिका सर पे उठा लेता अमेरिकन मीडिया।
देखिए, आप अपनी तुलना अमेरिका के साथ ना करें तो बेहतर है। अमेरिका के पास फिर उस तरह का साजो सामान भी है, उस तरह के रिसोर्सेज भी हैं और उस तरह का असर और रसूख भी है जो आपके पास नहीं है। हम हरदम अपने अमेरिका के साथ तुलना करके अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी वो औकात नहीं है जो अमेरिका बहादुर की है। तो आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दूसरी चीज ये है कि अभी सरकार ने जिस दूत को भेजा है, राजदूत को भेजा है, कोशिश ये रहेगी कि जो पुराने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑपरेशनल करके किसी तरीके से रसाई पहुंचाई जाए और कोई नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया जाए। शायद इसमें समय लगेगा और हम जितनी ज्यादा जल्दबाजी करेंगे और जितना हिस्टीरिया क्रिएट करेंगे, सरकार की हालत उतनी ही कमजोर होगी और नेगोशिएशन पोजीशन भी आपकी उतनी ही कमजोर होगी। तो ये प्रोसेस को टाइम लगेगा, लेकिन जब तक ये हो रहा है शायद सरकार को जो बाकी लोग ऐसे एरियाज में फंसे हैं जहां पर अगला उनका यलगार हो इन विद्रोहियों की, तो शायद उनको अब निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपके सामने वो भी इंस्टेंस है कि कुछ जो नर्सेस फंसी हुई हैं वहां पर वो आने को रजामंद नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रही हैं कि उनको वहां पर शायद ज्यादा पैसा मिलता है। उनकी भी मजबूरी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर सरकार के भी हाथ बंद जाते हैं। तो इसको एक होलिस्टिकली इसको लेना पड़ेगा। हम सिर्फ एक चीज को उठा करके उसका मुद्दा बना करके इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो मुनासिब नहीं होगा। प्रदीप सिंह साहब, कैसे इनको वापस लाया जा सकता है? बड़ा और बेसिक सवाल। नहीं, देखिए, हमने इन इलाकों में खाड़ी के देशों और उत्तरी अफ्रीका के देशों में अपनी स्थिति लगातार धीरे धीरे कमजोर की है। कोई हमारा बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। हालांकि हम जो भारत से बाहर लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो जो भेजते हैं विदेशी मुद्रा, लगभग $65 बिलियन हर साल आती है, उसका आधा इन्हीं इलाकों से आता है। फिर भी वहां बहुत बुरी हालत में ये लोग काम करते हैं। एक बात तो ये हुई, हमने कोई इस तरह का उन देशों से संबंध बनाकर अपने लोगों की सुरक्षा और उनके जो कामकाज का माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए, उनको ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए किया नहीं। लेकिन ये तो पीछे की बात हो गई, इस पर आगे काम हो सकता है। अभी जो स्थिति है, हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि जिन लोगों ने बंधक बनाया है और जिन लोगों का उन पर असर है, उनसे बातचीत करके इनको निकालने की कोशिश की जाए। इसके अलावा हमारे पास इस समय ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। देखिए, अगर अमेरिका ईरान के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, एक ये बड़ा सवाल है। ये सब सवाल इन लोगों की रिहाई से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की इस समय प्राथमिकता होना चाहिए। मैं सुशांत सरीन साहब की बात से सहमत हूं कि इसको हिस्टीरिया नहीं बनने देना चाहिए कि सब कुछ देश का निर्भर है इसी पर। उनकी चिंता सरकार को होगी। सरकार ये कह रही है कि संपर्क हो गया है, जिन लोगों ने बंधक बनाया है उनसे बातचीत शुरू होगी। अभी तक कोई रैंसम की डिमांड नहीं आई है। पंजाब की सरकार भी लगी हुई है, केंद्र सरकार से का समर्थन कर रही है। तो हमको उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जिन चैनल्स का इस्तेमाल कर रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है, वो कामयाब हो। प्रदीप जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल सुशांत सरीन साहब से है। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हिस्टीरिया क्रिएट करने का ये मौका नहीं है, लेकिन सुशांत साहब, भारत सरकार किन एजेंसियों को संपर्क करे, किस तरह के लोगों के साथ संपर्क में हो, या कैसी कवायद चल रही है जिसके चलते हम अपने लोगों को वापस सुरक्षित ला पाएं बिना किसी हिस्टीरिया के? मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक जो प्रदीप जी बात कर रहे थे उस पे मैं दोबारा आऊंगा। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है और तभी आप देखेंगे कई बारी हमारे पासपोर्ट्स पे ECNR या ECR की स्टैम्प भी लगती है, लेकिन अक्सर वो इसीलिए लगाई जाती है कि अगर कोई इस तरह से किसी ठेके पे जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, तो उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके, उसकी एक रजिस्ट्रेशन हो और सरकार को पता हो वो कहां पर जा रहा है और कब उसको किसी तरीके से सूचित किया जा सकता है। और लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले जाते हैं, जाते दुबई हैं, दुबई से किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर इस तरह के खतरे होते हैं
और अगर सरकार के बस में होता तो वो उनको एडवाइस करती कि यहां पर ना जाए। अफगानिस्तान में भी हमने यही चीज देखी है कि दुबई से रिक्रूटमेंट होकर अफगानिस्तान में लोगों को भेज दिया जाता है और लोग भी रजामंदी से जाते हैं, अपनी रजामंदी से फिर फंस जाते हैं तो सरकार के ऊपर वो विपदा आती है। लेकिन जहां तक आपके सवाल का बात है उसमें देखिए ये है कि जैसे अब जो रेड्डी साहब हैं, अब मुझे नहीं पता इनके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे जो सुन्नी ट्राइबल लीडर्स हैं उनके भारत के साथ या भारतीय दूतावास के साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, शायद सद्दाम हुसैन के जमाने से, और भारत की एक लिहाज से एक गुडविल रही है इस सारे एरिया में। और वो जो पुराने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं शायद उनको ऑपरेशनल किया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई सारे जो सुन्नी ट्राइबल चीफ्स हैं इनके कॉन्टैक्ट्स या इनका एक तरह का एक अलायंस है ISIS वालों के साथ। इसी के साथ साथ सद्दाम हुसैन के पुराने कुछ जनरल्स थे या उनके फौज के जो लोग थे, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने भारत में प्रशिक्षण पाया हो, क्योंकि इराकी आर्मी के कई अफसर यहां पर प्रशिक्षण पाते थे, तो हो सकता है वो कोई कांटेक्ट निकल के आए। ICRC या इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रेसेंट वालों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और वो एक ऐसी तंजीम है जिसको रसाई है इन एरियाज में, तो उनके ऑफिसेस को भी यूज किया जाएगा यहां तक रसाई पहुंचाने के लिए या कोई किसी तरह का कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। अब सरकार ने तो नहीं बताया कि इनको किसने पकड़ा है, लेकिन ये माना जा रहा है ISIS ने पकड़ा है। लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग कुर्दों के हिरासत में हो तो शायद वो ज्यादा आसान होगा भारत के लिए उनको रीच आउट करना और उनसे बातचीत करके इन लोगों को रिपैट्रिएट करना, जितने भी अगर ISIS ने पकड़ा है। लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग कुर्दों के हिरासत में हो तो शायद वो ज्यादा आसान होगा भारत के लिए उनको रीच आउट करना और उनसे बातचीत करके इन लोगों को रिपैट्रिएट करना, जितने भी अगर कोई है भी उनके हिरासत में। तो ये तमाम इस तरह की लीवर्स और कॉन्टैक्ट्स को यूज किया जाएगा ताकि एक सबसे पहले तो जरूरी है कि कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो और उसी के बाद जो बाकी प्रक्रिया है वो उसके बाद शुरू होगी। जी बिल्कुल, इसके बाद शुरू होगी। शीतल, बात करते हैं, इतने सारे परिवार हमारे साथ हैं। सर आप बताइए, आपके परिवार से कौन है वहां पर और आपका आखिरी बार संपर्क कब हुआ था? मेरा भतीजा है वहां पर, जितेंद्र सिंह, और उसका संपर्क आखिरी बार हुआ 15 को, एतवार को। और क्या बोला था उन्होंने 15 तारीख को? उसका बोलने का अंदाज ऐसे था जैसे वो बता तो नहीं रहे थे कि किसी प्रेशर में है, बट ऐसे था जैसे हमारी बात किसी से मत करना, हमें जो नुकसान होगा ये हम छोड़ देंगे। इसका मतलब है वो किसी न किसी प्रेशर में थे। लेकिन आपने ये भी बताया कि 15 तारीख को जब आपका उनसे आखिरी बार संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि आप किसी से बात ना करें, हमें ये छोड़ देंगे, तो मतलब वो तब भी अगवा थे? तब भी अगवा थे, वो बुधवार से अगवा थे। 15 तारीख को आपने, रविवार को आपसे बात हुई? रविवार को लास्ट बार बात हुई। लेकिन अगर उस वक्त वो आपसे ये कह रहे थे कि किसी से ना जिक्र करें, तो मतलब कुछ किसी तरह खतरे की स्थिति में थे वो तब भी? जे हम असेस कर रहे हैं कि वो किसी खतरे की स्थिति में थे। उन्होंने उसके बाद आपसे टेलीफोन नहीं किया? उनके फोन को रीच आउट कर आपने उनके फोन को लगाने की कोशिश की? बहुत बार की, लेकिन वो मिल नहीं रहा फोन दोबारा मिल। उससे पहले वो बुधवार से लगातार हमारे संपर्क में थे। लगातार संपर्क में थे? हाँ। और क्या कहते थे वहाँ के हालात के बारे में? मोसुल में थे तो पहले वहाँ पर खराब थे, गोलीबारी छोटी मोटी चलती रहती थी पहले भी, पर जब वो कब्जा ले लिया उन फैक्ट्री का बागियों ने, विद्रोहियों ने, तब से उनको उन्होंने कब्जे में लेकर ये कह दिया कि आप कहीं भागने की कोशिश मत करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका कोई जिम्मेवार कोई हमारे पास पहुंचे तो हम उसके हवाले कर देंगे। यानी कब्जा रविवार तक हो चुका था 15 को जब आपसे बात हुई? 15 को आपसे बात हुई। उससे पहले कब्जा हो चुका, बुधवार को कब्जा हो चुका था उनकी फैक्ट्री। शीतल, माइक यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ से बात करते हैं। भाई साहब, आपके परिवार से कोई है क्या? कल आया हूँ। आप कल आए हैं? बेटा आया, मेरा भतीजा आया है। आप बताएंगे आप कैसे निकल पाए? छम्मन नाम है, शिया सुन्नी फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल ही मैं आया हूँ वहाँ से। आप माइक थोड़ा ऊपर ले जाएंगे प्लीज। कल ही हम लोग वहाँ से आए और अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, चैनलों पे भी सुन रहा हूँ, यहाँ भी सुन रहा हूँ, विद्रोही
सुन्नी विद्रोही, सुन्नी कोई विद्रोही कुछ नहीं है। विद्रोह आपको मैं बता देता हूं दीपक भाई, क्योंकि आप सच्चाई पेश करते हैं इसलिए मैं भी सच्चाई बतला रहा हूं आपको। आंखों से तो खुद देखा मैंने गोलियां चलते हुए बगदाद से, जब लोग हम जियारत करके लौट रहे थे। इसने क्लिप भी ली है अभी, वहां जो 3 दाइश के आतंकवादी हैं उनको आर्मी वालों ने पकड़ रखा है। मेरे बेटे ने उनकी तस्वीर भी ली है, बुर्खा पहने हुए हैं वो लोग। बात यह है कि ये लोग सीरिया के बॉर्डर से अंदर घुसे हैं और अबाउट जो मुझे बगदाद में मेरे दोस्तों ने बतलाया, नजफ में बतलाया, 30,000 के करीब है ये। और इन्होंने मूसल में पहले कब्जा किया और कब्जा करके वहां के बैंक वगैरह लूटे, जो शिया थे उनको खत्म करा। हद ये है कि 4 सुन्नी उलमा थे उनको भी मारा है, ये कह के कि शियों को काफिर क्यों नहीं कह रहे तुम, वो भी काफिर हैं। उन्होंने कहा नहीं हम क्यों कहेंगे उनको भी मार दिया। तो वहां सुन्नी शिया नहीं, और पब्लिक अभी आ गए। सीस्तानी जो हमारे शियों के आयतुल्लाह, उनका फतवा आया जो टीवी पे भी आया था, उनका फतवा किसी को मारने का नहीं था, डिफेंस का था। क्योंकि आज जब मेरे बेटे ने लोगों को वहां रोडों पे बंदूकें डाले देखी, स्टैंड गने डाले देखी, आज पब्लिक और नौजवान बाहर निकल रहा है, उनकी माएं भेज रही हैं कि देश की दिफा करो। ये नहीं है कि वहां सुन्नियों और शियों के आपस में शादी हैं, बिना हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। ये तो एक टेररिस्ट है और सीरिया और इराक के बीच में एक मुल्क बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये, क्योंकि आप हाल ही में लौटे वहां से, इतना ज्यादा आपको वहां का ज्ञान है, तो फिलहाल क्या स्थिति है ये जो भारतीय स्थिति वाकई में बुरी है। भारतीयों के बारे में जैसे मुझे वहां पता लगा, मैं बगदाद में इतना जियारत करके जब बाहर निकला तो मेरे दोस्त हैं इराकी, उन्होंने चाय पिलाई, उसी वक्त पता लगा। तो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, हम लोग और उनको लेके अंदर गए श्राइन में, वहां दुआ करी कि ये लोग बेचारे साथ खैरियत से आ जाएं, कोई हादसा। बल्कि मैंने पूछा कि किसी लेकिन आप क्योंकि बगदाद और आसपास के इलाके में थे तो आप सुरक्षित लौट आए। सुरक्षित क्या, मेरे सामने गोलियां चल रही थी, हमारे सामने गोलियां चल रही थी। रोडों पे वो लोग टैक्सियों में बैठे हुए, गाड़ियों में बैठे हैं, जो मिल रहा है निर्दोष उसको मार रहे हैं। 2 साल का बच्चा नहीं देख रहे, 1 साल का बच्चा नहीं देख रहे, रोड पे मेरे गाड़ियों में उनको ही गोली मार दी। वो ये कोई ना देख रहे हिंदू है, सुन्नी है, शिया है, कौन है, वो तो सबको, एक इंसान को मार रहे हैं। और हैवान ने, अभी आपको क्लिप दिखाएगा बेटा, वो लग भी रहे शक्ल से कि कोई बिल्कुल जानवर किस्म के लोग हैं। और वो पूरा एक प्लानिंग है, इसमें सऊदी की सपोर्ट है 100%। मैं मतलब इस चैनल के थ्रू कह रहा हूं, सऊदी की फाइनेंस सपोर्ट उनको चल रही है, जो इतना बड़ा वो कांड कर रहे हैं। हथियार वो हैं जो वहां की आर्मी के पास हथियार नहीं है, वो उनके पास हथियार है। तो आप वहां के जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, ये छोटा प्लानिंग नहीं है, पूरा मुल्क बनाना चाहते हैं टेररिस्ट का, जो आने वाले दिनों में, आज नहीं फ्यूचर में, साल में, 2 साल में कश्मीर तक पे वो हमला करेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से भी, आपके जरिए मैं चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट को भी कि ये होशियार हों और एक होके इस वक्त टेररिस्ट के खिलाफ सब एकजुट हों। जितने भी मुल्क हैं सभी सफर कर रहे हैं, हम भी अपने सफर कर रहे हैं सालों से। मैंने खुद आतंकवाद के खिलाफ काम किया, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल से सबको लगना चाहिए। इनके परिवार जो वाले बैठे हुए, मैं दुआ करके आया हूं नजफ अशरफ में, हजरत अली के यहाँ दुआ करके आया हूं। कल मैं यहाँ पहुंचा हूं, परसों रात को मैं वहां दुआ कर रहा था कि किसी तरीके से एक भी हमारा हिंदू भाई ना मरे, हमारे भाई हैं। इस मुल्क को हजारों सलाम है जहां एक दूसरे की मोहब्बत है। ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलने का। बिल्कुल, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। शिव शंकर मुखर्जी जी के पास चलते हैं, एक्स डिप्लोमेट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ISIS का मंसूबा क्या है। मुखर्जी साहब, आखिरकार ISIS का मंसूबा क्या है? ये सूक्ष्म बताने तो मुश्किल होगा। बेसिकली जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स आई हैं, जब हमारे 40 लोग अगवा किए गए और उसके पहले भी, कि उनका एक लक्ष्य तो ये है कि पश्चिमी कंपनियां जितने भी हैं इराक में वो वहां से निकल जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है कि सिर्फ इतना ही उनका लक्ष्य है। बात यह है, बात उससे बहुत जटिल है। ये गल्फ वॉर के पहले से इतिहास, रीसेंट क्या कहते हैं, वर्षों के इतिहास से ही पश्चिम का जो इमेज है मिडिल ईस्ट में, शर्क़ औसत, गर्ब आसिया जिसे कहते हैं, वहां बहुत ही गिर चुका है। वो एक दुश्मन का रूप ले चुका है। चाहे डे बाय डे कॉन्टैक्ट्स हो, ट्रेड हो, ये सब हो, और पॉलिटिकल अलायंसेस हों, लेकिन पश्चिम एक दुश्मन सा माहौल लेके खड़ा हो गया है मिडिल ईस्ट में। ये सब चीज को रंग देता है। और फिलहाल, और उसके ऊपर मिडिल ईस्ट में हमेशा एक वॉलेटाइल मिक्स, एक एक्सप्लोसिव वॉलेटाइल मिक्स है कौम का
और डिक्टेटरशिप्स का। अब आईसिस जो है, इसका आप एक्सपेंशन देखें तो यह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड ग्रेटर सीरिया। अब इसका भी एक इतिहास है। इस्लामिक स्टेट क्यों? क्योंकि सीरिया और इराक की मॉडर्न हिस्ट्री में वो सेक्युलर स्टेट थे। बाथ पार्टी जो है, जिसके डिफरेंट विंग्स इराक में रूल करते थे और हैं, ये मलिकी सरकार के पहले, सदाम हुसैन और सदाम हुसैन के पहले, और सीरिया में बाथ पार्टी बिल्कुल सेक्युलर पार्टी थी। और ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टर हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते। उनके लिए तो ये सबसे घृणित बात है कि वो इस्लामिक स्टेट ना हो, शारिया लॉ ना हो। एक तो ये कौम की बात है। दूसरा, एक सीधी सादी पावर प्ले है। ये इराक में खासकर पहले एक सुन्नी माइनॉरिटी डोमिनेट करती थी एक शिया मेजॉरिटी को, और गल्फ वॉर के बाद, दोनों गल्फ वॉर के बाद ये बिल्कुल बदल गया और ये एक बैकलैश शुरू हो गया, जिसके साथ ये कौम की बातें जो मैंने कही वो भी मिली जुली हैं। साथ में एक खतरनाक बात यह है कि इस तरह का माहौल जहां बनता है इराक में, जो कि दुनिया में सऊदी अरेबिया के बाद शायद सबसे ज्यादा तेल जो स्ट्रेटेजिक एक मिनरल है वो इराक में है, तो बाहर की फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आके इसमें भिड़ जाती हैं और माहौल को और भी खराब कर देती हैं। अब सऊदी अरेबिया का जिक्र हुआ आपके कुछ मिनट पहले। अब वो शक जो है हमेशा आ जाता है, क्योंकि सऊदीज चाहे खुद हिस्सा ना लें, लेकिन सऊदी पैसा टेररिस्ट को इधर उधर सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। 9/11 जब हुआ अमेरिका में, 19 में से 15 अटैकर जो थे, टेररिस्ट जो थे, वो सऊदी थे। तो ये सारे चीजें अगर आप मिलाकर देखें तो एक कॉकटेल, एक्सप्लोसिव सा कॉकटेल बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज तो फिर भी हमें लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपके पास चलता हूं। माता जी, आपके यहाँ से कौन है वहां पर? माइक दीजिएगा शीतल। ये लीजिए, ये आप माइक पे बोलिए। बेटा है आपका? तो उससे आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? एतवार को 15 तारीख को। 15 तारीख को। और क्या कहा था उसने? उसने क्या, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम फिक्र न करो, बस इतना कहा? हाँ जी। और आपके यहाँ से कौन है? मेरा हस्बैंड। माइक पे बोलिएगा। माइक पे बोलिएगा। मेरा वहाँ पर हस्बैंड है। हस्बैंड है आपके? पति जी, हैं? हाँ जी। तो उनसे आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार? आखिरी बात तो मेरी जिन्नी तरीक ते इन्हां दी आंटी होना दी बात हुई, उन्नी तरीक ते साडी आखिरी बार बात हुई। उनने क्या बोला आपको? उन्होंने भी यही बोला कि अही हाले ते इत्थे सही सलामत आ, ते पर इत्थे बहुत ज्यादा खतरा सानू, ते लागे बंब गोलियां दे धमाके हो रहे। बाद विच गल नहीं कोई हो रही साडे नाल। भाई साहब, आपके यहाँ से कौन है? माइक लीजिएगा। हमारे क्या से हमारे अजीज हैं वहाँ, जो कोई संपर्क नहीं हो रहा है और न ही किसी तरह का वहाँ से कोई फोन आ रहा है। 1 हफ्ते पहले बात हुई थी कि ठीक है और नजब में है, वजारतें कर रहे हैं। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। बस उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार मदद करें और जितने भी भारतीय हों खैरियत से यहाँ पहुँचाएं। ठीक है, सीधे चलते हैं हम अजय जांडियाल के पास। अजय जांडियाल जम्मू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय, आपके साथ जो परिवार है वो क्या कहता है? दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि ये परिवार जो है, इनका एक बेटा जो है वो इराक में है इस वक्त मेरे साथ। पहले उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। रीना, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कब बात हुई थी आपके पति जो राजेश हैं? सर, काफी दिन हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए हैं बात हो गई। तो क्या कहा था तब उन्होंने? तब तो उन्होंने खाली फैमिली के बारे में ही हाल चाल पूछा था, बस बच्चे के बारे में पूछा। तब उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें कि उधर के हालात कैसे हैं, बस यही बात हुई थी। तो अब आपको कैसे पता चला कि उनके साथ जो है वो कहाँ हैं या उनका फोन बंद आ रहा है? अब अभी आपको क्या जानकारी है उनके बारे में? सर, हमें थोड़े दिन से, जिस दिन से हम टीवी में न्यूज देख रहे हैं, उस दिन से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ के हालात काफी बिगड़े हुए हैं और फोन उनका बंद आ रहा है उस दिन से ही। पहले फोन चलता था, लेकिन जिस दिन से हालात बिगड़े हुए हैं उस दिन से बिल्कुल बंद है फोन। आप क्या चाहते हैं? सरकार से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया है यहाँ?
नहीं, हमें तो अभी तक कोई नहीं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे सरकार से? हम तो ये कहेंगे कि सरकार हमारी मदद करे और जो ये हालात बिगड़े हुए हैं उनको सुधारे, और जो हमारे उधर गए हुए हैं, फंसे हुए हैं जाके, उनको जल्द से जल्द अपने इंडिया आने के लिए कहें। आपका एक बेटा भी है, वो पूछता है अपने पापा के बारे में? हाँ, वो अभी छोटा ही है, लेकिन पता है उसको। तब तो वो ज्यादा ही छोटा था जब उसके पापा बाहर गए थे। अब उसको समझ आ गई है, पूछता है वो पापा कहाँ गए हैं। तो जब उससे कोई बात करता है यही बोलता है कि मेरे पापा शहर गए हैं। दीपक जी, यहाँ राजेश जी के भाई हैं मेरे साथ। इनको आज जब इंडिया न्यूज पे खबर चली उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे संपर्क किया है। आप गए थे राजकुमार जी, आज अभी डीसी से मिलके आ रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या बात हुई आपकी? हाँ जी सर, अभी मैं उनके पास गया था तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके जो कंपनी के वर्क वीजा मिला हुआ था सभी उन्होंने लिए हैं। उनके बाद उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके तो दिल्ली भेजने के लिए बोला कि हम अभी उसको मेल कर देंगे, प्लस उसको फैक्स करके भेज देंगे। आगे हमारे JNK के जहाज साहब हैं वहां पर दिल्ली में कोई, वहां से फिर वो आगे वहां के डॉक्यूमेंट उठा के तो जो विदेश मंत्रालय है वहां तक ले जाएंगे और वहां जाके उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे कि JNK का भी एक लड़का राजेश कुमार है, उसकी इंक्वायरी करी जाए कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है। अभी आपको लास्ट आपकी कब बात हुई थी राजेश से, और तब उसने क्या कहा था वहां के हालात के बारे में? मेरी 9 जून को बात हुई थी। तब उन्होंने बोला था कि मैं अपने पासपोर्ट और टिकट के लिए HR डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी है कि मेरे को घर वापस जाना है और मेरी रिटर्न टिकट और मेरा पासपोर्ट दीजिए। तो तब उन्होंने यही भी बोला था कि 4-5 दिन इंतजार करिए, उसके बाद में हम आपको पासपोर्ट जो है दे देंगे। तब राजेश ने मेरे को बोला था कि मैं कल के दिन आपको फोन करूंगा, मेरा नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना कि आज ये पासपोर्ट मिल गया है, टिकट मिल गई है कि नहीं। कि जस्ट मैंने दूसरे दिन जैसे फोन करने की ट्राई करा तो उनका जो है फोन स्विच ऑफ हो गया। तब से लेके आज तक जो है उनका फोन ऑन नहीं हुआ है, स्विच ऑफ आ रहा है और किसी तरह का हमारे पास कोई उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है। कि जस्ट मैंने दूसरे दिन जैसे फोन करने की ट्राई करा तो उनका जो है फोन स्विच ऑफ हो गया। तब से लेके आज तक जो है उनका फोन ऑन नहीं हुआ है, स्विच ऑफ आ रहा है और किसी तरह का हमारे पास कोई उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है। तो परेशान हैं आप जब से खासतौर पे 40 परिवार जो लोग हैं उनके अगवा होने की खबर आई है? हाँ जी सर, रात से 11 बजे से हमने न्यूज सुनी है। रात के 11 बजे से हम सारा परिवार हमारा बैठा हुआ है, उसका छोटा सा बच्चा है, बीबी है, हमारे बूढ़े बाप हैं। तो बुरी तरह से हम जो जुलूस रहे हैं अब इस कंडीशन में, अपनी क्या बता सकते हैं, आप सब देख रहे हो हमारी जैसी जैसी कंडीशन अब हो रही है। तो हमारी जो भारत सरकार के आगे गुजारिश है कि हमारे जो राजेश कुमार भाई वहां पर इराक में फंसे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए और सुरक्षित हमारे पास पहुंचा दिया जाए। क्या कोई ये बात हुई थी कि उसको कोई जान का खतरा है क्योंकि हालात वहां खराब है, इस बारे में कोई बात हुई थी? हाँ, 9 जून को उन्होंने बोला था कि जहाँ से काफी दूर कोई शहर पड़ता है, मेरे को उस शहर का नाम नहीं याद, लेकिन वहां पर उन्होंने बोला था कि उस शहर को उन्होंने पूरा कब्जा लिया है। तो भैया पता नहीं अब जहां पर भी उन्हें कितनी देर पहुंचने में लगेंगे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से हम वापस हिंदुस्तान में पहुंच जाए। जी दीपक जी, काफी भावुक है दीपक। बिल्कुल अजय, हम इस परिवार का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस परिवार पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और हम सीधे चलते हैं कपूरथला विपिन परमार के पास। उनके साथ भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो इस हादसे से प्रभावित है। विपिन, क्या कहते हैं वहां के लोग? दीपक जी, बिल्कुल, अगर पंजाब के उन युवाओं की बात करें आंखों में सपने लिए और परिवार की रोजी रोटी के लिए पंजाब के कई परिवार अपने घरों से इन्हीं गेट से बाहर निकले थे, हाथों में तस्वीर लिए, आंखों गेट पे टकटकी लगाकर ये परिवार इंतजार कर रहे हैं। गोविंदर सिंह का परिवार हमारे साथ मौजूद है, साथ ही बलवंत राय का परिवार जलंधर से हमारे साथ जुड़ा है, उनसे जानेंगे आखिरी बार गोविंदर से आपकी बात कब हुई थी? 15 तारीख। क्या कहा था उन्होंने आखिरी बात? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਓਗੇ तो वापस इंडिया भेज देना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो कोई उन्होंने बताया था कि सुरक्षित है, किसी जगह पर सुरक्षित है, कोई सेना? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ।
हमारे साथ जलंधर का बलवंत राय जी का भी परिवार है, जिन्होंने फोन पर वो धमाके सुने हैं जब सैनिकों को गोलीबारी की गई थी, सैनिकों को जान से मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा। तब इनकी पत्नी जो है फोन पर थी। मैम, आपसे जानना चाहूंगा बलवंत जी से, आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी और क्या आपने सुना फोन? हाँ जी, जिस दिन पहले दिन बात हुई सी तो उस दिन गल करते ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਠ ਭਜਾਈ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਫੌਜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਧਰ ਨੱਠ ਭਜਾਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ बाहरों कुंडा ला गया। बलवंत जी ने आपको ये भी बताया था कि सैनिकों की प्रोटेक्शन, जो कि सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे, उनको उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। हाँ जी, जब उस पूछा तुस तां कहंदे भी साडे लागे आर्मी आ, भी हुण की गल होई आ, कहंदे भी सारे मारते आ, भी जेड़ा दौड़ होया दौड़ गए, बाकी सारे मारते आ, नहीं भी सानू बंदी बना के ले आए आ, अगवा कर लिया आ, भी सानू एक फैक्ट्री अंदर बंद कर दिता ते उस तो बाद फिर असीं दिहाड़े 2-2 वार फोन करना, 3-3 वार फोन करना, ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ नहीं लगा, फिर उधरों फोन आया। हमारे साथ बलवंत जी के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप बताएं आपकी आखिरी बार आपके पिता से कब बात हुई थी और उन्होंने क्या कहा? सर लास्ट बार संडे गल हुई सी ते वो कहंदे ठीक ठाक आ भी सानू एक फैक्ट्री, लेकिन अगर इनको बोले हिंदी में बात कर ले तो बाकी बाहर सानू लॉक करके, थोड़ा हिंदी में अगर आप बोल सकें तो क्या हुआ? सर लास्ट बार संडे बात हुई थी हमारी, तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमें एक फैक्ट्री में बंद कर रखा है, बाहर से लॉक कर दिया है, खाना देते हैं मगर कोई पूछता नहीं है, आते नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो उसके बाद लास्ट बार जब संडे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम ठीक है, बस हमारे बारे में पूछा, घर भी सब ठीक ठाक है, इसके बाद कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह के हालात हैं, गोलीबारी बम धमाकों की आवाज आपने सुनी थी, क्या उस समय क्या? सर उन्होंने कहा हालात बहुत मतलब बिगड़े हुए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई, इतना ही बताया उन्होंने भी, बहुत हालात माड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये परिवार है जो लगातार टकटकी लगाकर गेट्स पर अपनों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ गोविंदर के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा अगर हिंदी में बोल सकें, आपकी लगातार फेसबुक पर बात होती थी गोविंदर से, किस तरह से बात रहती थी, क्या सपने थे गोविंदर के और आखिरी बार कब बात हुई? तकरीबन उनसे फेसबुक पे बात होती रहती थी, लेकिन उनसे मैं हमेशा ये कहता था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, आप जल्दी वापस आ जाओ। वो कहते हैं हम माहौल तो वाकई यहाँ खराब है, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं वहां से बहुत दूर है, लेकिन हम यहाँ पे हैं, वहाँ सेफ हैं। तो 15 तारीख को लास्ट उनसे बात हुई है, उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके बाद अभी तक हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया उनसे। विदेश मंत्रालय की बात करें, कहीं ना कहीं एक राहत की खबर यह है कि उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है, कि आपको क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है, उससे हमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हम उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब तक हमें अपनों की आवाज नहीं सुनाई देती हम चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा पूरा परिवार 3 दिन से बिल्कुल ही कुछ खा पी नहीं रहा है, बिल्कुल हम उनको लेकर चिंता में हैं और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा कदम उठाए सरकार, जिससे हमें पता चले, हमारे घर वालों से, हमारे भैया से को हमारा संपर्क हो पाए और हमें पता लगे वो ठीक है। तो बिल्कुल दीपक, इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जलंधर के 15 ऐसे परिवार और फाइंड आउट किए गए हैं जो कि इराक में बंदी बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ दुआओं का दौर पूरे पंजाब भर में जारी है, ताकि 40 के 40 परिवारों के चहेते बच्चे या युवा अपने घरों पर पहुंचे और अपने चेहरों, जो परिवार है उनके चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान को देख सकें। बिल्कुल, खुद सुषमा स्वराज ने आज कहा कि दुआओं की बेहद जरूरत है। और सीधे चलते हैं लखनऊ, आबिद फाकरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद अभी अभी इराक से लौटे हैं। आबिद, आपने लौटने का फैसला क्यों किया? नहीं, मेरा तो टूर के साथ गया था, तो मेरा लौटने का टाइम था,
तो मैं इसीलिए वापस आया। कोई ऐसे वजह नहीं थी कि वहाँ के हालात ख़राब होंगे, तो इस वजह से आया। क्योंकि मैं वहाँ से जब 10 तारीख के बाद चला हूँ तो वहाँ पे 10 तारीख तक बिल्कुल हालात सही थे। कोई ऐसा नहीं था कि माहौल ख़राब हो या कोई परेशानी हो। 10 तारीख को इन्होंने जो है तल अफवाह एक बरोइन से वहाँ कैप्चर करा, फिर इन्होंने सामर्रा में ब्लास्ट करा, 2-3 लोगों को नजफ के पास में एक वहाँ पे मार दिया था। तो धीरे धीरे वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे थे। अंदर जैसे नजफ है, करबला है, इन शहरों के अंदर जब हम थे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम बाहर बगदाद की तरफ चले तो हाँ, हमको लगा कि हाँ कुछ परेशानी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग बढ़ गई थी। और कभी बगदाद के जब पास पहुंचे और तो गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। तो लेकिन मेरा आने का फैसला इस वजह से कुछ नहीं था। आपके आने का फैसला इस वजह से कुछ नहीं था। शीतल, अभी भी हमारे साथ कुछ परिवार मौजूद है जिनसे हमने बात नहीं की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपके परिवार से कौन है वहाँ पर? मेरे वहाँ पर ब्रदर हैं, पिछले 9 महीने से है वहाँ पर वो। और क्या करते हैं वहाँ पर? कारपेंटर का काम करते हैं वो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। हाँ जी। 1 महीने से वो बता रहे हैं कि वहाँ के हालात जो हैं थोड़े खराब चल रहे हैं। और हमें लास्ट कॉल 17 तारीख को आया था रात 2 बजे के करीब। तो उन्होंने बताया कि हमारे पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने अपने ले लिए हैं और हमें किसी भी तरह यहाँ से निकाला जाए। ये आपसे भी आखिरी बात 15 तारीख को ही हुई है? 17 तारीक। अच्छा, आपकी 17 तारीख को बात हुई है, तो बिल्कुल रिसेंट है, रात 2 बजे, 2 रोज पहले। तो क्या ये अहम आपने जानकारी दी? 2 रोज पहले क्या आपसे बात हुई? हाँ। क्या बात हुई आपकी? उनसे यही बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हालात हैं बहुत खराब हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो इन्होंने ले लिए हैं हमसे, वो भी उसी मोसूल की फैक्ट्री में लॉक्ड है, बंद है? उसी मौसम इस 40 भारतीयों में भी। उनमें से। और बाकी लोगों के बारे में उन्होंने क्या बताया? बाकी उसके बाद कॉल कट गई और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कुछ उनको दिक्कत आ रही है, खाने को दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी सबसे रिसेंट बात हुई है 17 तारीख को। नहीं, हमने उसके द्वारा हमने उनसे पूछना भी चाहा लेकिन कांटेक्ट उसी वक्त कट गया। कितनी देर बात हुई आपकी? करीब 2-3 मिनट ऐसे ही, बस यही बात हुई, उसके बाद कट गया। तो उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित हैं, मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया? नहीं, उन्होंने यही बताया कि दहशत का माहौल ज्यादा है। दहशत है? हाँ, दहशत है उनके। ये अहम है दीपक, क्योंकि सबसे रिसेंट शायद इनकी 17 तारीख की रात 1 बजे बात हुई है। बिल्कुल, 17 तारीख की रात 1 बजे काफी रिसेंट है और ये इंडिकेट करता है कि वहाँ के हालात किस तरीके के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग जो आज ही 2 रोज पहले ही लौटे हैं, आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। हम कल वापस आए हैं इराक से और वहाँ का माहौल जैसे ये बता रहे हैं और सुना है कि क्या कहते हैं बड़ा खराब है। जो हमने देखा, हम नजफ, करबला और बगदाद गए थे तो बगदाद का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ की सड़कों पे फायरिंग हो रही थी। जब हमने देखा तो हमारी दूसरी साइड वाले रोड पे बगदाद में आर्मी और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, रिटेलिएट कर रहे हैं वो उनके हमलों पे। जो जैसे ये शहर उन्होंने अब सिटीज अपने अंडर में करी हैं, उन पे कैप्चर करा है, जैसे मूसल है, तल अफर है, तिरकित है, इन 3 सिटीज पे अभी तक उन्होंने कब्जा करा है। और ये लोग अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं IS के नाम से, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। तो यही सारे हालात हमने देखे कि कर्फ्यू था, हम क्योंकि फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं इराक। हमारा पिलग्रिमेज एक वो है, इमाम हुसैन की दरगाह है वहाँ पे, रोज़ा है, श्राइन्स हैं हज़रत अब्बास के, हमारे और भी इमाम्स के श्राइन्स हैं वहाँ पे। तो हम उसको विजिट करने, उनकी ज़ियारत करने गए थे। और वहाँ के माहौल जैसे यहाँ पे इराक की सरकार जो है उसका किस तरह का रवैया दिखा आपको इस पूरे तनाव के माहौल के बीच में? इराक की सरकार किस तरह से सामना कर पा रही है या सुरक्षा मुहैया करा पा रही है या हथियार डाल चुकी है? इराक की सरकार उनसे जितना हो सकता है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए यूनाइट हो चुके हैं। जितनी अलग अलग पार्टीज हैं, चाहे उसमें शिया हो, सुन्नी हो, वहाँ कोई सुन्नी एलिमेंट्स नहीं है ये कि भाई सुन्नी एज अ सुन्नी उनको कैप्चर किया जा रहा है, सुन्नी स्टेट बनाना चाहते हैं। सुन्नी हमने खुद अपनी आंखों से देखा। 18th को हम वापस आए, 17th को, 16th को, 15th को हमने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी बगदाद में, नजफ में, करबला में, के सुन्नी हैं, शिया हैं, जितने वहाँ के लोग हैं, जितने सिटीजन इराक के हैं, वो सब यूनाइट हो चुके हैं। एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी वॉर कर रहे हैं, जिसको हम इंडियंस को या पूरे वर्ल्ड के लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि जिस तरीके की वो वॉर कर रहे हैं वहाँ पे, वो बहुत एक मतलब देखने वाली चीज है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और बाकी एक फतवा जिन्हें हम ऑल ओवर शिया
या हर मुसलमान जिन्हें मानता है, शिया जिनकी वो करते हैं, तो उनका कॉल आगा सिस्तानी जो नजफ में रहते हैं उनका कॉल 15 जून को आया, जिसके पैम्पलेट इमाम हुसैन के श्राइन्स पे, हर इमाम के श्राइन पे बटे, जिसको पढ़कर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा खुशी, एक जोश, सुन्नियों को उन्होंने बिठाया, आपस में बड़े लीडर्स ने बात करी, सब यूनाइट हो चुके हैं, सब एकजुट हो चुके हैं और वो लोग अब टेररिज्म के अगेंस्ट एक ऐसी जंग लड़ना चाहते हैं जिससे टेररिज्म का वो नामो निशान मिटाने में कामयाब हो। बिल्कुल, तो एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ, ये बड़ी बात है। इराक से हाल ही में लौटे इस शख्स ने हमको ये जानकारी दी है। सुशांत सरीन साहब, आपका एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, बहुत छोटा सा। क्या आपको लगता है इराक आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जीत सकता है? उसने अमेरिका से एयर स्ट्राइक की बात कही है। ऐसे हालात में इराक के पास इतना सामर्थ्य है, इतनी फौज है, इतना गोला बारूद है, इतना असला है कि वो इन विद्रोहियों के खिलाफ या ISIS के खिलाफ ये जंग को जीत सके? देखिए, उम्मीद तो ये की जा सकती है, लेकिन जो हकीकत है वो शायद इससे मुख्तलिफ है। और जो मोमेंटम है और जिस तरह का समर्थन ये ISIS और इस तरह के कट्टरपंथी ताकतों को मिल रहा है और जिस तरह के लाइटनिंग रेड्स इन्होंने किए हैं, उससे कुछ हद तक तो इराकी फौज का भी हौसला पस्त हो गया। अब ये जो हमारे दोस्त बयान कर रहे थे वो अपनी जगह बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ जोश से इस तरह की ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आपको हथियार चाहिए होते हैं, आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तमाम और चीजें चाहिए होती हैं। जोश से तो फिर वही होता है जो करबला में आज से कई 100 साल पहले हुआ था इमाम हुसैन के साथ। तो मेरे ख्याल जोश पे ये बात नहीं चलेगी, थोड़ा होश से भी काम लेना पड़ेगा और थोड़ी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, इमाम हुसैन ने जो करबला में हुआ था वो एक जोश का वो नहीं था। इमाम हुसैन ने जो भी करबला में किया वो एक उनका जोश नहीं था, वो उनका सबर था। टेररिज्म आज से 1400 साल पहले भी करबला में था, टेररिज्म आज भी करबला में। अगर आप जोश उसको जोश का एक नाम दे दो, वो कोई जोश नहीं है, उनका सबर था। अगर उनमें जोश होता तो वो अपने 6 महीने के बच्चे को पानी की वो लेने नहीं जाते, पानी मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं कि वहां जोश था। जोश के लिए ये हिस्ट्री गवाह है, आप हिस्ट्री पढ़िएगा कि हिस्ट्री गवाह है कि वहां ऐसे बहादुर थे मौजूद। जिहाद उन लोगों ने किया, असली जिहाद ये होता कि उनके पास ताकत थी, उन्होंने ताकत को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अपने लोगों को सबर करने के लिए क्या एक बहादुर जिसकी कि हिस्ट्री गवाह है कि वहां ऐसे बहादुर थे मौजूद। जिहाद उन लोगों ने किया, असली जिहाद ये होता कि उनके पास ताकत थी, उन्होंने ताकत को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अपने लोगों को सबर करने के लिए क्या एक बहादुर जिसकी हिस्ट्री UNO पे और अमेरिका और दुनिया ने पढ़ी कि हजरत अब्बास एक कमांडर थे, कितने बहादुर थे। उन लोगों ने जोश नहीं दिखाया। 6 महीने के बच्चे तलक को उन लोगों ने शहीद किया, उन लोगों में जोश नहीं था। जोश उन लोगों में था जो यजीद ने भेजे थे वहां। यजीद ने फौज भेजी थी 1 लाख की, उन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था वहां। और आपको सबको हिस्ट्री मालूम है, मुहर्रम होता 3-3 दिन के बच्चों को शहीद, ये उन्हीं के सब औलाद हैं जो वहां से अपना पॉइंट रखा। ठीक है, आपने। सुशांत सरीन साहब कंक्लूड कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, ये अब एक थियोलॉजिकल डिबेट में पढ़ने का तो कोई ये वक्त नहीं है। जी बिल्कुल। और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये जो ऑफेंसिव है इनका इसको मोड़ दिया जाए और इनको पिछाड़ दिया जाए तो इससे अच्छी चीज कुछ और हो नहीं सकती। लेकिन क्या ईरान इसमें पूरी तरह से कूदेगा? क्या अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा? अमेरिका ने अपनी तरफ से तो इराक का जितना मलियामेट कर सकता था वो कर चुका है। अब क्या इराक को बचाने की कोशिश करेगा? और क्या सऊदी अरेबिया और इस तरह के जो मुल्क हैं ये अपना हाथ खींचेंगे ISIS के समर्थन से? ये बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं जिनका अभी कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल अभी हमारी तवज्जो ज्यादा इसी पे है कि हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं ये सही सलामत रहें और इनको हम सही सलामत तरीके से वापस इनके देश लेके आ सके, बिना कोई पैनिक क्रिएट किए, बिना कोई हिस्टीरिया क्रिएट किए और बिना ये जिस तरह से हम अपनी छातियां पीटते हैं उससे थोड़ा सब्र दिखाएं और सरकार के ऊपर छोड़े
मेरा ख्याल है सरकार अपना दायित्व पूरी तरह से अदा करेगी। बिल्कुल सुशांत सरीन साहब, और मैं इतना ही कहूंगा कि हम कोई हिस्टीरिया क्रिएट नहीं करना चाहते। हम शांति से, बेहद सब्र से दुआ करते हुए लोगों का सिर्फ और सिर्फ दुख बांटना चाहते हैं। यही हमारी कोशिश है और इसीलिए हमने यही कार्यक्रम किया कि इन लोगों को सेफ पैसेज कैसे मिल पाए, ये लोग इराक से बाहर कैसे आ पाए। बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।